हाँ जी, तो टॉपिक है आज का ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। ली शैटलियर्स प्रिंसिपल किस चीज़ पे बेस्ड है? ये बेस्ड है इस बात पे कि इक्विलिब्रियम जो है ना वो रिएक्शन की मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अ रिएक्शन। ये ऊपर लिख लो ये बात। इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट, यानी हर रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहता है, हर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहता है। इज द मोस्ट stable state for a reaction। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो कि रिवर्सिबल है उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट है इक्विलिब्रियम। तो हर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहता है। ठीक है, तो ली शैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है अगर रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है और आप उसका कोई भी पैरामीटर डिस्टर्ब करते हो, यानी कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो, पार्शियल प्रेशर चेंज करते हो, टेम्परेचर चेंज करते हो, कोई न्यू गैस इंट्रोड्यूस करते हो, तो रिएक्शन उस चेंज को कैंसिल करने की कोशिश करता है, उसके अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन प्रेशर घटाना चाहेगा। अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो जो रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन घटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो उसको घटाने की कोशिश करेगा, प्रोडक्ट को घटाओगे तो वो प्रोडक्ट बढ़ाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो टेम्परेचर घटाने की कोशिश करेगा, अगर आप घटाओगे तो वो बढ़ा, जो भी आप करोगे उसका उल्टा काम करेगा ताकि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम में आ सके। कोई भी चेंज आप करते हो ऐसा जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है तो रिएक्शन क्या करता है, उसके चेंज के अगेंस्ट काम करता है। तो देखो डेफिनेशन पढ़ोगे, इट स्टेट्स दैट चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स that determine the equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or counteract the effect of the change। ठीक है, तो अगर आप कोई भी चेंज करेंगे तो सिस्टम ऐसे एक्ट करेगा कि जिससे वो चेंज को रिड्यूस कर सके या काउंटर एक्ट कर सके, यानी उसके अगेंस्ट काम कर सके। ठीक है, अब ये डेफिनेशन अगर पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड लग भी रही है, डेफिनेशन नहीं आती है जनरली। जनरली इसके इफेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान है पढ़ना। तो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पहला टॉपिक। तो अगर हम क्या करें, इसमें दो पॉइंट लिखने हैं। इफ वी एड रिएक्टेंट्स, अगर हम रिएक्टेंट्स ऐड करें तो रिएक्शन क्या करेगा, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ताकि रिएक्टेंट्स रिड्यूस हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अमोनिया का फॉर्मेशन रिएक्शन लिख दूं, N2+3H2 गिव्स 2NH3। इस रिएक्शन के अंदर अगर हम रिएक्टेंट्स ऐड करें, जैसे हम क्या ऐड करें, अमोनिया ऐड कर रहे हैं, एडिशन ऑफ N2 और H2। ठीक है, कैमरा बंद कर लो हतीम, वो स्लो डाउन होता है इंटरनेट। कैमरा माइक ऑफ रखो सब लोग। एडिशन ऑफ N2 और H2, अगर हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐड करें तो रिएक्शन कहाँ कर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड ताकि N2 और H2 का अमाउंट क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इफ वी ऐड रिएक्टेंट्स की जगह इफ वी ऐड रिएक्टेंट्स और रिमूव प्रोडक्ट, अगर मैं प्रोडक्ट रिमूव कर दूं, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, NH3 अमोनिया प्रोडक्ट है। अगर मैं NH3 को रिमूव कर दूं, एडिशन ऑफ N2 और H2, और या एंड लिख देते हैं, रिमूवल ऑफ NH3, इन दोनों से रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। तो आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट्स क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अगर नाइट्रोजन या हाइड्रोजन में रिमूव करूंगा तो रिएक्शन क्या चाहेगा, सॉरी ऐड करूंगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में ऐड करूंगा तो रिएक्शन चाहेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कम करना, कम करने के लिए किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड में। सिमिलरली अगर मैं अमोनिया को रिमूव कर दूंगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो रिएक्शन क्या चाहेगा, ये और बन जाए और अमोनिया बन जाए, और अमोनिया बनाने के लिए क्या जाएगा, फिर से फॉरवर्ड जाएगा। तो अगर आप चाहते हो आपका रिवर्सिबल जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐड करते रहो
और अमोनिया जो बन रहा है उसे, इसको ऐड ऐड करते रहो, जो अमोनिया बन रहा है उसे रिमूव करते रहो। तो हम, मैंने आपको बताया था ना, इक्विलिब्रियम रिएक्शन की तो मोस्ट स्टेबल स्टेट है, लेकिन हमारा दुश्मन है इक्विलिब्रियम। मतलब हम चाहते हैं अमोनिया बनाना। इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है कि शुरू में नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बना, फिर रिएक्शन अटक गया, आगे जाता है फिर पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, यही चल रहा है इतनी देर से। तो हमारे लिए तो नुकसान है ना कि अमोनिया नहीं बन रहा। लेकिन अगर हम चाहते हैं अमोनिया बने, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअसली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड करते रहेंगे, दोनों की दोनों क्या करते रहेंगे, रिएक्टेंट ऐड। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने की कोशिश में रिएक्शन को फॉरवर्ड में भगाता रहेगा, भगाता रहेगा। और एट द सेम टाइम अमोनिया को हम रिमूव करते रहेंगे। हम इसको रिमूव करते रहेंगे तो रिएक्शन कोशिश करता रहेगा कि रिएक्ट अमोनिया और बने और बने और बने, तो वो फॉरवर्ड में जाता ही चला जाएगा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो, ये सिर्फ इस रिएक्शन में नहीं है, किसी भी रिएक्शन में अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट बनता रहे, तो आप क्या करो, रिएक्टेंट्स ऐड करते रहो और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसे रिमूव करते रहो। आराम से आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर ही नहीं पाएगा, वो कोशिश करता रहेगा इक्विलिब्रियम अटेन करने की, और इसके चलते वो फॉरवर्ड में जाता रहेगा। लेकिन अगर मान लो हमने इसका उल्टा कर दिया, अगर हम रिएक्टेंट्स रिमूव कर दें, इफ वी रिमूव रिएक्टेंट्स या एंड प्रोडक्ट्स ऐड कर दें, तो उल्टा हो जाएगा। इफ वी रिमूव रिएक्टेंट्स और ऐड प्रोडक्ट्स, तो इससे क्या होता है, ऊपर वाले में क्या हो रहा था, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, इसमें हो जाएगा रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। तो ऊपर जब हम रिएक्टेंट ऐड कर रहे थे, प्रोडक्ट रिमूव कर रहे थे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा था। और अगर हम ये करेंगे तो रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड्स। रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। ठीक है। अच्छा, इसमें ना लिखने का तरीका ये भी होता है, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड को हम ये भी लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट। और इक्विलिब रिएक्शन मूव बैकवर्ड को लिख लेते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट और इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट भी बोल सकते हैं। जैसे रिएक्शन मूव फॉरवर्ड को लिखने का तरीका क्या है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइट। ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, फॉरवर्ड होने का मतलब शिफ्ट्स राइट। और अगर इसी का मैं उल्टा लिख दूं, जैसे अमोनिया वाले रिएक्शन में मैं क्या कर दूं, रिमूवल ऑफ N2 और H2 एंड एडिशन ऑफ NH3, प्रोडक्ट ऐड कर दें, एडिशन ऑफ NH3, तो रिएक्शन क्या जाएगा, रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड, या फिर रिएक्शन बैकवर्ड को कहते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द लेफ्ट। इक्विलिब्रियम रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड, या फिर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स लेफ्ट। तो आई होप ये क्लियर है। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रेशर का क्या इम्पैक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे, वो समझेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर का चेंज सिंपली ये होता है, अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन प्रेशर घटाने की कोशिश करता है, और प्रेशर घटाएगा कैसे, बाय मूविंग टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स टू बी स्पेसिफिक। ठीक है। तो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ये एग्जाम्पल है अमोनिया वाला केस ना, यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिख देना है ऐसे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऊपर जो है मेन रूल लिख दिया, नीचे एग्जाम्पल लिख। तो इसमें हाँ, प्रेशर पे आ जाते हैं। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं,
तो कुछ टीचर्स ऐसे भी पढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस। और वॉल्यूम कैसे डिक्रीज होता है? बाय बाय मूविंग द रिएक्शन टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, द वॉल्यूम डिक्रीजेस। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटेगा ना, ये तो हमने पढ़ ही दिया था पिछले चैप्टर में भी। प्रेशर जब भी बढ़ाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज पे प्रेशर लगाओगे उसका वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा। द वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड द रिएक्शन moves towards lesser number of moles, lesser number of moles। रिएक्शन लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अमोनिया वाला रिएक्शन फिर से ले लेते हैं। नाइट्रोजन गैस +3 हाइड्रोजन गैस गिव्स 2 अमोनिया भी होता है गैस स्टेट में। तो अब अगर तुम नंबर ऑफ मोल्स गिनोगे, लेफ्ट साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल हैं? ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, करेक्ट। टोटल मिला के हो गए 4 मोल लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे कितने मोल हैं? देखो ये रहे 2 मोल। राइट साइड पे 2 मोल हैं। अगर मैं इस केस में प्रेशर इंक्रीज करूंगा, रिएक्शन क्या चाहेगा? रिएक्शन क्या करेगा? वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करूंगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और वॉल्यूम किस तरफ डिक्रीज हो रहा है? जिधर की तरफ लेसर नंबर ऑफ मोल्स है। तो देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से 4 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है कि नहीं? तो जैसे ही मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स विच इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करने पे। और अगर डिक्रीज करूंगा तो उल्टा हो जाएगा। तो इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, if we increase the pressure इस केस में, if we increase the pressure, reaction moves forward, reaction moves forward, क्योंकि फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कम है। एक केस और दिखाता हूं मैं आपको, देखिए। अगर मैं ले लूं H2 प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस, और यहाँ पे बना दूं ये, चलो ये नहीं लेते, लेट्स टेक समथिंग एल्स। हाँ चलो यही ले लेते हैं 2HCl, लेकिन HCl बन रहा है एक्वस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। अगर इसमें मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, यहाँ पे देखो गैस वाले मोल्स कितने हैं। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देखूं, ये गैसियस स्टेट में 1 मोल, ये क्लोरीन 1 मोल, और यहाँ पे लेकिन एक्वस है तो गैसियस मोल्स तो है ही नहीं। ये जो 2 लिखा हुआ है ये लिक्विड के हैं, तो यहाँ टेक्निकली 0 मोल है, और लेफ्ट साइड पे 2 मोल है गैस वाले। तो रिएक्शन प्रेशर, किस प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किधर जाएगा? लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, तो फॉरवर्ड में जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी रिएक्शन कहाँ जाएगा? इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, रिएक्शन विल डिक्रीज द प्रेशर बाय मूविंग टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको भी मैं सेम कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। अगर मान लो दोनों तरफ गैसियस मोल हो जाते, ये एक्वस ना होता और ऊपर ये भी गैसियस ही होता है HCl, तो रिएक्शन कहीं नहीं जाता, मूव ही नहीं करता, क्योंकि लेफ्ट पे भी 2 मोल्स होते और राइट पे भी 2 मोल्स होते। तो ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि नंबर ऑफ गैसियस मोल्स जो है वो बराबर हो दोनों तरफ, और रिएक्शन कहीं भी मूव ना करे। ठीक है, लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स लिख लेना। जो मोल्स लिखा है ना ऊपर, ब्रैकेट में इसके लिख देना गैसियस, सिर्फ सिर्फ गैसियस मोल्स चाहिए यहाँ पर। आई बात समझ में? तो जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कम मोल्स की तरफ जाएगा, जब प्रेशर घटाएंगे तो रिएक्शन ज्यादा मोल्स की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। एग्जाम्पल आ गए इसके ये। अच्छा, इसमें दोनों में एक चीज और लिखनी है हमें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसंट्रेशन चेंज से भी और पार्शियल प्रेशर चेंज से भी। ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल इसकी मेन हेडिंग के आगे ही लिख दो, डज नॉट अफेक्ट, रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड तो जाता है, लेकिन वैल्यू ऑफ Kc जो है वो चेंज नहीं होती है। डज नॉट अफेक्ट
द वैल्यू ऑफ केसी और केपी। ठीक है, केसी केपी दोनों जो भी हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अफेक्ट नहीं करता है। सेम पार्शियल प्रेशर के साथ भी लिख देंगे सेम चीज, डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ केसी और केपी। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली जितना रिएक्टेंट ऐड करते हो उतना ही आगे जाता है प्रोडक्ट, उतना ही प्रोडक्ट बढ़ जाता है, तो बेसिकली रेशो वापस वही हो जाता है। केसी केपी क्या होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशो होता है ना। तो आप रिएक्टेंट ऐड करोगे तो रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से प्रोडक्ट का भी बढ़ जाएगा और रिएक्टेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो रेशो जैसे पहला था वैसा का वैसा ही हो जाता है। सेम प्रेशर के साथ होता है, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो प्रेशर को डिक्रीज करना चाहेगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का रेशो जो है प्रेशर का वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्या मतलब, बिल्कुल सेम रहेगा। तो केसी केपी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड तो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर चेंज से, लेकिन केसी और केपी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, टेम्परेचर चेंज से इफेक्ट होती है, तो इसके ऊपर ब्रैकेट में सबसे पहले तो ये लिख देंगे, इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ केपी और केसी। इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ केपी और केसी, ये मैंने बिल्कुल चैप्टर के शुरू में पहली क्लास में ही बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। इसीलिए जब भी देखा होगा आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज दी जाती हैं क्वेश्चंस में, तो साथ में टेम्परेचर दिया जाता है कि इस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर का फॉर्मूले में यूज जनरली नहीं होता, बट फिर भी दिया जाता है। तो इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ केसी और केपी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से रिएक्शन नई जगह पे इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है, नया इक्विलिब्रियम अटेन करता है। अब इसमें देखो बड़ा सिंपल सा है, इसको लिखवाने के 50 तरीके मिलेंगे तुम्हें, लेकिन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही याद करना, सबसे इजी तरीका है याद रखने का। एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मान लो ये चाय, ये कप है, इसमें चाय है, टी, आप चाहते हो ये ठंडा हो जाए, ये अभी टी का एक कप है, इसके अंदर चाय है और चाय बहुत गर्म है, यू वांट कि इससे हीट रिलीज हो जाए, यानी कि ठंडा हो जाए। अगर आप इसकी हीट को बाहर निकालना चाहते हो, हीट को क्या चाहते हो आप, इसके अंदर जो भी हीट है वो क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए, इसमें से हीट सारी की सारी, तो आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर कोल्ड रखना होगा या हॉट, ये सोच के देखो। अगर बाहर बहुत ठंड होगी चारों तरफ इसके, तो ज्यादा जल्दी ठंडी होगी ना ये चाय। हमें पता है कि ठंड में जैसे कोई भी गर्म और कोई भी हॉट टी है, कॉफी है, कुछ भी गर्म हो ड्रिंक पी रहे हैं, अगर सर्दी बहुत होती है हम बाहर रखते हैं, क्या होता है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, हीट रिलीज कर रही है। सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कोल्ड होगा यानी लो टेम्परेचर होगा, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जल्दी होगा, है ना। टी का ठंडा होना क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस कब फास्ट होगा, जब सराउंडिंग टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। तो रिएक्शन लो टेम्परेचर पे किस डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर लो कर देता हूं, अब हर रिएक्शन ना एक्सोथर्मिक भी होता है एंडोथर्मिक भी होता है। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से, अगर एक रिएक्शन ये देखो, N2 प्लस H2, पहले मैं यहाँ नीचे एग्जांपल लिखता हूँ, N2 प्लस H2 ये कंबाइन होकर NH3 बना रहा है, बैलेंस कर देते हैं इसे, 2 लगा दिया। अब ये रिएक्शन जो है ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन एक्सोथर्मिक कैसे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है ना। और मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, हमने देखा था कि अगर एक रिएक्शन एक डायरेक्शन में हीट रिलीज कर रहा है, उसकी एंथैल्पी नेगेटिव है, तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड में क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ऑब्वियसली हर रिएक्शन के साथ ऐसा होगा, अगर एक डायरेक्शन में वो फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक होता तो बैकवर्ड में एक्सोथर्मिक होता। तो इस रिएक्शन के केस में अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, क्या करूंगा, डिक्रीज यानी लो टेम्परेचर कर दूंगा, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा। ये याद कर लो, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाता है। इसको याद करने के लिए ना हमने ये ऐसे कर लिया था, एल टैक्सो, एल टैक्सो लो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। बाकी उल्टा इसका अपने आप याद आ जाएगा आपको, हाई टेम्परेचर पे
एंडोथर्मिक डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एल टेक्सो एच टेंडो, ऐसे याद कर लो। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंडोथर्मिक डायरेक्शन, लो टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। यानी अगर आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो व्हेन इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, if we decrease the temperature, reaction moves, कहाँ जाएगा? एंडोथर्मिक कौन सी डायरेक्शन है? फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। ठीक है, और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा तो प्रोडक्ट बढ़ेंगे, रिएक्टेंट घटेंगे, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा। और केसी की वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो अगर प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा, तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो केसी और केपी जो भी निकाल रहे हो आप, इंक्रीज हो जाएगा। इस केस में रिएक्शन जब भी फॉरवर्ड जाएगा, केसी केपी इंक्रीज हो जाएगा फिलहाल। और अगर इस रिएक्शन में हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, उल्टा इसका, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, तो रिएक्शन क्या चाहेगा? उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करना, हीट को एब्जॉर्ब करना। तो रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में, ये बताया ना, एल टैक्सो एच टेंडो। एल टैक्सो मतलब लो टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, हाई टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर, इंक्रीज द टेम्परेचर का मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर कर दें। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, रिएक्शन मूव्स, एंडोथर्मिक डायरेक्शन कौन सी है हमारी इसमें? बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। ठीक है, तो सिंपली एक याद रखना है, if we increase the temperature, reaction moves in, इंक्रीज करने पे कहाँ जाता है? हाई, इंक्रीज मतलब हाई टेम्परेचर, एच टेंडो, यानी हाई टेम्परेचर पे एंडोथर्मिक डायरेक्शन में। रिएक्शन मूव्स इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन, एंडोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है, और अगर हम डिक्रीज कर दें टेम्परेचर, तो रिएक्शन मूव्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी सॉरी एक्सोथर्मिक डायरेक्शन, बैकवर्ड नहीं, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। इफ वी, चेंज कर देते हैं इसमें दो टर्म्स हम, कौन कौन सी? इफ वी इंक्रीज की जगह डिक्रीज द टेम्परेचर, रिएक्शन मूव्स इन एंडोथर्मिक की जगह आ जाएगा एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है, आसान है याद करना ये इसका एग्जाम्पल आ गया। तो अमोनिया, अगर हम चाहते हैं अमोनिया का फॉर्मेशन ज्यादा हो, तो अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कराना है फॉरवर्ड। देखो, अमोनिया का फॉर्मेशन करने के लिए क्या फॉरवर्ड में लेके जाना है, और फॉरवर्ड में रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कैसे टेम्परेचर पे होता है? लो टेम्परेचर। तो इस रिएक्शन के लिए हमको लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। अगर हम लो टेम्परेचर रखेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। सिमिलरली प्रेशर की क्या कंडीशन आई थी? अभी देखा हमने ऊपर, प्रेशर। प्रेशर देखो, प्रेशर आ रहा था हाई प्रेशर। अगर आप हाई प्रेशर रखते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा था ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या है? 2 मोल्स हैं, लेसर नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो फॉरवर्ड ले जाने के लिए आपको प्रेशर रखना पड़ेगा हाई। ठीक है, तो अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए अभी तक अगर हमने जितना पढ़ा,
अभी तक हमने जितना पढ़ा, अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए हमें? हमें कंडीशन चाहिए, हमें कॉन्टिन्यूसली रिएक्टेंट, सॉरी, हमें कॉन्टिन्यूसली ऐड करते रहना है रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स रिमूव करते रहने हैं, और साथ में प्रेशर हाई रखना है, टेम्परेचर लो रखना है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज लिख दूं, केसी रिएक्शन अगर बैकवर्ड मूव करेगा तो केसी क्या हो जाएगा? केसी विल डिक्रीज, क्योंकि बैकवर्ड जाएगा तो क्या होगा? रिएक्टेंट बढ़ेंगे और प्रोडक्ट घटेंगे, यानी न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली केसी और केपी दोनों लिख सकते हैं, केसी और केपी विल डिक्रीज। ठीक है। अच्छा, हमें ना एक चीज और, हमें पता कैसे चलता है कि एक अगले पेज पे ये कहीं लिख देना कॉर्नर में, अगर तुम्हारी यहाँ पे जगह नहीं बची है, अगर एक रिएक्शन लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन आ गया आपके सामने, N2 प्लस O2 गिव्स 2N2O, यहाँ बैलेंस कर देते हैं। अब यहाँ पे ये रिएक्शन ऐसे लिखा आ गया, मैंने एरो पे तो लिख दिया था तुम्हारे लिए कि फॉरवर्ड में एक्सो है, बैकवर्ड में एंडो है, तुम्हें कैसे पता लगेगा? तो तुम्हें कई बार तो बता दिया जाएगा कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, वो बोलेंगे दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आप सोचोगे बैकवर्ड में एंडो या फॉरवर्ड में एंडो, तो जो भी बताया जाता है ना, वो बताया जाता है हमेशा फॉरवर्ड के लिए। अगर आपसे बोला ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है। अगर वो कह रहे हैं रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब कहाँ पे? फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है। जो भी आपको बताया जाता है रिएक्शन के बारे में, वो फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बताया जाता है हमेशा, कभी भी बैकवर्ड के बारे में नहीं बताते। वो ये नहीं लिखा हुआ होगा कि बैकवर्ड में ये रिएक्शन ये है, हमेशा फॉरवर्ड के बारे में बताया जाता है। या फिर रिएक्शन की एंथैल्पी लिखी होती है, जैसे ये रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन के सामने इसकी एंथैल्पी लिखी होगी। अगर मान लो इसकी एंथैल्पी लिखी है फॉर एग्जांपल ऐसे करके, रिएक्शन एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी, कोई सी भी एंथैल्पी लिखी हुई है, ये एंथैल्पी लिखी हुई है इसकी डेल्टा RH0 माइनस में 134 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू है। ऐसे ही लिख दी मैंने रैंडमली, ये वैल्यू। अब इसकी वैल्यू देखकर, वैल्यू से कुछ नहीं पता चलेगा, वैल्यू का साइन देखकर कुछ समझ में आ रहा है? वैल्यू का साइन है नेगेटिव। नेगेटिव साइन का मतलब रिएक्शन क्या हुआ? एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? देखो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था, जब भी वैल्यू क्या हो? नेगेटिव हो, इसका मतलब रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक होता है। वैल्यू माइनस में 134 है, तो रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक कौन से डायरेक्शन में? मैंने क्या बताया, हमेशा किस डायरेक्शन का आपको देंगे वैल्यू? फॉरवर्ड डायरेक्शन का। तो अगर माइनस में एंथैल्पी की वैल्यू है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है। आप अपने आप एरो पे लिख देना ऐसे करके, फॉरवर्ड में एक्सो। अब फॉरवर्ड में जब एक्सो है तो बैकवर्ड में ऑटोमेटिकली हमें पता लग गया क्या? एंडोथर्मिक। अगर बाई चांस ये एंथैल्पी की वैल्यू, वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस साइन को देखना। साइन अगर एंथैल्पी का पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव एंथैल्पी का साइन मतलब क्या है? एंडोथर्मिक। तो कौन से डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड में। एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का बताती है, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में बताती है। एंथैल्पी का जो भी साइन होता है वो किसके बारे में बताता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन के बारे में। नेगेटिव साइन तो फॉरवर्ड में एक्सो, पॉजिटिव साइन तो फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक डायरेक्शन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सिर्फ ये याद रखना कि बाकी दोनों से वैल्यू पे कोई फर्क, सॉरी, केसी केपी की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। कॉन्सेंट्रेशन से भी, पार्शियल प्रेशर से भी रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जा सकता है, लेकिन केसी और केपी की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से केसी और केपी की वैल्यू पे फर्क पड़ता है। अगर फॉरवर्ड में जाएगा रिएक्शन तो केसी की वैल्यू बढ़ेगी, केपी की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर बैकवर्ड में जाएगा तो केसी केपी की वैल्यू घटेगी। ठीक है। और ये याद रख लेना टेम्परेचर के लिए, एल टेंडो, सॉरी, एल टैक्सो एच टेंडो। ठीक है। लो टेम्परेचर पे यानी टेम्परेचर डिक्रीज करने पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाता है, और हाई टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाता है। याद करने का सबसे आसान तरीका है, इसको 50 तरीके से 50 टीचर्स बताते हैं, बट आई डोंट थिंक देर इज अ मोर इजियर वे, देर इज एन इजियर वे टू मेमोराइज दिस। सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है। लास्ट है हमारा, इफ लास्ट दो हैं, इफेक्ट ऑफ नोबल गैस एडिशन, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो बेसिकली इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। इफेक्ट ऑफ नोबल गैस एडिशन में क्या है? इफ वी ऐड अ नोबल गैस, नोबल गैस क्या होती है? अनरिएक्टिव गैस, कोई ऐसी गैस जो रिएक्ट नहीं कर रही। तो इफ वी ऐड अ नोबल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कंडीशन जरूरी है बस इसमें, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन
there is no effect on equilibrium। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो एक कंटेनर है बेसिकली, उसके अंदर यही अमोनिया वाला रिएक्शन मान लो हो रहा है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया बना रहे हैं, और अगर इसमें मैं हीलियम गैस ऐड कर देता हूँ, रिएक्शन को ऐसे लिख देते हैं, 2NH3 बना रहे हैं, अगर मैं इसमें हीलियम गैस ऐड कर देता हूँ, लेकिन ये कंटेनर फिक्स्ड है, तो हीलियम गैस ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हीलियम, नियॉन या आर्गन, कोई भी ऐसी गैस जो इन इन सभी से रिएक्ट ना करे। क्यों? क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम रहेगी। उनकी कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर्स पे हीलियम के ऐड होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बेसिकली खास फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? हीलियम गैस ऐड करने से ये कंटेनर एक्सपैंड हो जाएगा। कंटेनर एक्सपैंड हो जाएगा तो कंटेनर एक्सपैंड करने का मतलब क्या है? प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा इनका। अब उसका प्रेशर डिक्रीज का इफेक्ट आता है, लेकिन वो हमारा क्वेश्चन में नहीं आता। हमें बस इतना याद रखना है, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे नोबल गैस एडिशन से कोई फर्क नहीं करता इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट से क्या होता है? कैटलिस्ट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैटलिस्ट जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को इक्वली बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट has no effect on equilibrium। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को इक्वली इंक्रीज करता है, बिकॉज इट इक्वली increases the speed of forward and backward reaction। तो ये है ली शैटलियर्स प्रिंसिपल।